हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, दूसरी क्या होती हैं? ब्लड सेल्स। तुम्हारी ब्लड सेल्स में आरबीसी आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और इसमें जो है तुम्हारे प्रोटीन्स आ जाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, गैसेस, ये सब किस में आ जाती हैं? तुम्हारी प्लाज्मा में। जैसे हमने प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है 55%। ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% और ब्लड सेल्स होती हैं 45%। कितनी? 45%, यानी 55% प्लाज्मा होता है और 45% तुम्हारी ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स हमने डिटेल में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पिछली क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था। आप प्लीज पिछली वीडियो पहले देखें। ठीक है, चलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड ऑफ अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। मतलब प्लाज्मा क्या है? इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है? नॉन लिविंग सब्सटेंस, अ नॉन लिविंग सब्सटेंस एंड विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड मतलब चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, कैसा? चिपचिपा पदार्थ। ऑक्युपाइंग द स्पेस बिटवीन सेल्स, यानी सेल के चारों तरफ सेल को घेर के रखता है। क्या करके रखता है? सेल को घेर के रखता है। ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में होता क्या है? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में होता क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो ब्लड में 90 से 92% पानी होता है, वाटर। क्या होता है? 90 से 92% सिर्फ ब्लड वाटर होता है। जो प्लाज्मा है उसमें सिर्फ 92% वाटर होता है। ओके, प्रोटीन 6 to 8%। प्रोटीन कितना होता है? 6 to 8%। प्लाज्मा में प्रोटीन जो पाया जाता है वो 6 से 8% होता है। अब प्लाज्मा जो प्रोटीन है वो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन पाया जाता है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं कुछ। क्लॉटिंग प्रोटीन्स तुम्हारे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, सपोज दैट कहीं कट लग जाता है तो यही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में यही हेल्प कराते हैं। अब अच्छा, कि बच्चों के क्वेश्चन में आता है, मन में आता है क्वेश्चन कि सीरम क्या है सर? सीरम क्या है? प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम वायल में ब्लड को रखते हैं तो नॉर्मली वो ब्लड क्या नाम है, जो तली पे नीचे बैठ जाता है। ठीक है, सपोज दैट हमने कोई वायल ली, सपोज दैट हमने इस वायल में ब्लड को फिल कर लिया। क्या कर लिया? ब्लड को इस वायल में ब्लड को फिल कर लिया। ओके, अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद जो ब्लड आरबीसी हैं वो नीचे तली पर बैठ जाएंगे। जो ब्लड आरबीसी हैं वो कहाँ पे बैठ जाएंगे? उस वायल के नीचे। और बीच में हम देखते हैं कि कुछ बफी कोट सा जम जाता है। बफी कोट मतलब व्हाइट कलर का, ऐसे बहुत ही हल्की सी लाइन होती है। तो वहां पे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होते हैं। वहां पे क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। अच्छा, सेल भारी होते हैं, जो ये नीचे बैठ जाते हैं तो ये सेल होते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं, भारी होते हैं, अब वेट में भारी होते हैं। और जो ऊपर जो है स्ट्रॉ कलर का रहता है पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा 55% होता है और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 1% होती हैं और आरबीसी 44%। ठीक है, यानी जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अब सीरम क्या है? इसी प्लाज्मा को हम या किसी सेंट्रीफ्यूज पे डालते हैं। सपोज दैट ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज पे डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो आफ्टर ये जो प्लाज्मा है तो इसमें से क्लॉटिंग प्रोटीन जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है? उनको तोड़ दिया जाता है। तो जब तोड़ दिया जाता है उसके बाद क्या बन जाता है? वो सीरम। जो प्लाज्मा है उसे सेंट्रीफ्यूज करके जो
क्लॉटिंग प्रोटीन से हमारे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। नैपकिन देना जरा। इनका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। जब ये टूटते हैं तो उसके बाद क्या बन जाता है, सीरम। ठीक है, गर्मी बहुत है। अच्छा, प्लाज्मा में कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। क्या होता है, प्लाज्मा में कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये अमीनो एसिड जो है ना वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ग्लूकोज मिलता है। तो ये सब किस में जाता है, हमारे शरीर में जाता है और शरीर से ब्लड में जाता है। ठीक है, शरीर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ब्लड में ही होती है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बायोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और बायोकार्बोनेट। अच्छा, कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये क्या है, नॉन प्रोटीन ये सब्सटेंस है। ओके, इन्हें हम वेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। यूरिया, क्रिएटिनिन ये लाइक वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यूरिया हमारे वॉशरूम में ज़्यादा पाया जाता है, यूरिन में। ठीक है, क्रिएटिनिन इनकी मात्रा जो है यूरिन में ज़्यादा होती है, क्योंकि किडनी के थ्रू फिल्टर होके ये निकल जाता है शरीर के बाहर, बिकॉज दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अगर हमारे शरीर में रहेगा तो हमारे शरीर को हार्म करेगा, मतलब हानि पहुंचाएगा। ठीक है, कुछ गैसेस भी होते हैं जो रिस्पिरेटरी गैसेस बोलते हैं इनको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ गैसेस भी होती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, हमने देखा था, अब डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, क्या डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, 6 to 8% यानी प्लाज्मा में बहुत बड़ा अमाउंट किसका पाया जाता है, प्रोटीन का। 90 से 92% तो पानी होता है, बट 6 to 8% तुम्हारा प्रोटीन होता है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और कुछ क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, कुछ क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आप इसको नोट करिए। नोट हो गया? ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहले एल्बुमिन। एल्बुमिन जितना प्रोटीन होगा हमारी बॉडी में, उसका 60% सिर्फ एल्बुमिन होता है। यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और उसमें सिर्फ 60% तुम्हारा एल्बुमिन होगा। और दिस इज अ मोस्ट अबंडेंट, दिस इज मोस्ट अबंडेंट, मतलब हमारे शरीर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोटीन। ठीक है, दिस इज अ मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करता है, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ओके, क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। और बनता कहाँ पे है ये एल्बुमिन, बनता कहाँ पे है, सिंथेसाइज बाय लिवर। यानी ये कोई पूछ ले कि भाई एल्बुमिन प्रोटीन है जो, वो बनता कहाँ पे है, तो वो लिवर में बनता है। ठीक है, कैरियर सेटल मॉलिक्यूल थ्रू द सर्कुलेशन। ठीक है, इसका जो काम है, दिस इज अ सेटल मॉलिक्यूल थ्रू द सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन के थ्रू सेटल कर देता मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नोट करो आप। जैसे कि हम प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमने एल्बुमिन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था, प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमने एल्बुमिन डिटेल में कर लिया था। एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन का 60% होता है, और एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ठीक है, किसको करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबुलिन। ठीक है, जो प्रोटीन 6 to 8% होता है ना प्लाज्मा में, उसका 60% तो तुम्हारा एल्बुमिन होता है। क्या होता है, एल्बुमिन, ये एल्बुमिन है। और 36% ग्लोबुलिन होता है।
क्या होता है 36% ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन आपने देख लिया, ग्लोबुलिन होता है अकाउंट 36% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका 36% ग्लोबुलिन होता है। क्या होता है 36% ग्लोबुलिन होता है, तुम्हारा 36% ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन में अल्फ़ा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन होता है। क्या होता है अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। तो अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन्स हैव अ रोल इन ट्रांसपोर्ट आयरन एंड विटामिन्स। अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन क्या करता है, आयरन और विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, आयरन और विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स। ये स्पेशल मतलब जैसे आयरन है या विटामिन्स हैं, हर एक बॉडी पार्ट को कौन सप्लाई करते हैं, अल्फा और ग्लोबुलिन। ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन। जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, जो इंक्रीज ऑफ इम्यूनिटी होता है, लोग कहते हैं ना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, इम्यूनिटी के अंदर। जैसे IgG है, IgA है, ये सब किसके अंदर आते हैं, इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, समझ गए। ये इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बनता कहाँ पे है, तो ये भी लिवर में बनता है। जैसे कि हमने देखा था एल्बुमिन कहाँ बनता है, तो एल्बुमिन भी लिवर में बनता है, और ग्लोबुलिन भी किस पे बनता है, लिवर में। क्लॉटिंग प्रोटीन्स, कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। 4% तुम्हारे क्या होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, मतलब 60% एल्बुमिन हो गया और 36% ग्लोबुलिन हो गया, और 4% तुम्हारे क्या होते हैं, जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, जैसे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स कराते क्या, इज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, इज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग सिंथेसिस बाय लिवर। ये भी लिवर में ही बनते हैं, और इनका काम क्या है, सपोज दैट हमारे कोई वेन है और इस पे क्या हो रहा, ब्लड फ्लो हो रहा, क्या हो रहा, ब्लड फ्लो हो रहा ऐसे। ठीक है, और बाई चांस कट लग गया, हम सब्जी कट कर रहे थे या कहीं चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो इस पे से क्या होता है, ब्लड बाहर फ्लो होने लगता है, ब्लड बाहर फ्लो होने लगता है। जब ब्लड बाहर फ्लो होने लगता है तो भाई अगर यहाँ पे कोई दीवार नहीं बनेगी, अगर यहाँ पे कोई बैरियर नहीं लगेगा, नहीं अगर बैरियर कोई लगेगा तो ब्लड तो सारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो यही क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, यहाँ पे बैरियर बनाते हैं। बैरियर कैसा, एक लेयर बनाते हैं। क्या लेयर बनाते हैं, जैसे ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हमने पिछला वीडियो ब्लड क्लॉटिंग का पढ़ा रखा है, उसमें डिटेल में बता रखा है कि कैसे ब्लड क्लॉट होता है। तो यही जो है क्लॉटिंग प्रोटीन्स यहाँ पे क्लॉट बना लेंगे। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन रिलीज़ कर देगा, धागे जैसी संरचना होती है फाइब्रिन की, और ये फाइब्रिन यहाँ पे ऐसे 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 चिपक जाएंगे, जाल जैसी संरचना बना लेंगे। जब जाल जैसी संरचना बना लेंगे तो जो ब्लड RBCs हैं या ब्लड सेल्स हैं वो उसमें जाके फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो भाई ब्लड तो फिर बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा तो यहाँ एक लेयर बन जाती है, मतलब एक बैरियर बन जाता है, जिससे कि ब्लड हमारा लॉस होने से बच जाता है, या हमारे शरीर से एक्स्ट्रा ब्लड नहीं लॉस होता। ठीक है, देख रहे हो हमारे शरीर में कितना अच्छा मैकेनिज्म सेट है खुद से बैरियर बना लेता। ठीक है, खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इसका सिंथेसिस भी लीवर में होता है। ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं ये भी कहाँ बनते हैं, तुम्हारे लीवर में ही। ठीक है, तुम्हारे ब्लड प्रोटीन्स हो गए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी, जैसे यूरिया क्रिएटिन वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये सब जो है आपने पढ़ लिया। ओके, अब देखो आप ब्लड फंक्शन। ठीक है, ब्लड फंक्शंस देख लो। प्लाज्मा हो गया आपका, प्लाज्मा सारा डिटेल में हो गया। ठीक है, आप देखो ब्लड फंक्शंस। ब्लड का काम क्या है हमारे शरीर में,
अब ये ब्लड के अंदर ही है ना, जैसे हमने देखा कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड सेल्स में तुम्हारे आरबीसी आ गए, डब्ल्यूबीसी आ गए, प्लेटलेट आ गए, डिटेल में हमने पढ़ लिया। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, पार्ट 1 पार्ट 2 में, आरबीसी भी, ठीक है। और एक प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में हमने देखा कि क्या क्या होते हैं। दिस इज़ अ नॉन लिविंग सब्सटेंस, ये मतलब लिविंग सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग मैटर है। तो इस पे क्या क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, हार्मोन्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सभी किस में हैं, ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं, प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन्स भी हैं। अब प्रोटीन कितने टाइप्स के हैं, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स है जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। एल्बुमिन 60% है, 36% ग्लोबुलिन्स हैं और 4% तुम्हारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स है। कौन से, क्लॉटिंग प्रोटीन्स तुम्हारे 4% है, सॉरी 4% प्रोटीन, ठीक है। कितने, 4% तुम्हारे क्लॉटिंग प्रोटीन है। अब ब्लड फंक्शंस देख लो कि ब्लड का हमारे शरीर में काम क्या है। मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ब्लड, मतलब जो हमारे शरीर का, हमने देखते हैं कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट का एक टेम्परेचर इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, कहीं का भी हमारे शरीर का अलग होगा। सेम बॉडी टेम्परेचर क्यों रहता है, इसलिए कि ऑलवेज सर्कुलेट टू ब्लड, मतलब हमारी बॉडी में हमेशा जो है ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड हमेशा एक वो सर्कल बना रहता है और वो सर्कुलेट होता रहता है, पूरे शरीर में ब्लड घूमता रहता है। जब घूमता रहेगा तो भाई हर एक जगह का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। वो किसके कारण होता है, जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है वो ब्लड ही करता है। हमारे शरीर में हर एक बॉडी पार्ट का टेम्परेचर सेम होता है, वो किसके कारण है, ब्लड के कारण, यानी मेंटेनिंग द ब्लड टेम्परेचर, ओके। डिलीवरिंग O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स, डिलीवरिंग O2 टू न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड सेल। अब देखो, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स ही तो मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, फैट्स, ये सभी मिलता है ना। ये मिल के किस में जाता है, हमारे आंतों से एब्जॉर्ब होके ब्लड में ही मिलता है। ब्लड हर एक बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। हर एक न्यूट्रिएंट्स को ब्लड उठा के कहाँ पहुंचाता है, हर एक बॉडी सेल तक। और जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस जब लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से किस में मिल जाता है, ब्लड में। तो गैसेस भी किस में मिल जाती हैं, ब्लड में। वो भी गैसेस भी कहाँ पे जाएंगे, हर एक बॉडी सेल्स तक। हर एक बॉडी सेल्स तक, बॉडी सेल ही उसको वो करेगी, क्या नाम है, एलिमिनेशन, ठीक है। बॉडी सेल उसको एलिमिनेशन करेगी, मतलब जब न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, और जब यूटिलाइज करेगी उसके बाद एटीपी रिलीज़ करेगी। सेल ही तो एटीपी रिलीज़ करता है, एनर्जी सेल से ही तो रिलीज़ होती है। जब सेल एटीपी रिलीज़ करेगा तो हमारे शरीर में जान आएगी, हमारा शरीर एनर्जी फुल रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कौन डिलीवर करता है, ब्लड ही डिलीवर करता है, ओके। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट सेल फॉर एलिमिनेशन। अब देखो, जो सेल है वो प्रोटीन और ऑक्सीजन लेके यूटिलाइज करेगा उसको, और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलेगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने को यूटिलाइज करते हैं ना, अब तो वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। तो वैसे सेल्स में भी है, जब यूटिलाइज हो गया न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, ठीक है, गर्मी बहुत है, तो उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो किसके थ्रू निकलेगा, सेल के थ्रू ही निकलेगा, ओके। ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ऑर्गन्स टू टारगेट सेल, मतलब
जो हार्मोन्स है वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, हमारी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को किस पे सीक्रेट कर देती हैं, ब्लड में। तो वो ब्लड ही एक टारगेट सेल तक, उस हार्मोन्स को एक टारगेट सेल तक ले जाती है। ब्लड ही जो हार्मोन्स हैं एक टारगेट सेल तक, जिस सेल को चाहिए वो हार्मोन्स, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो उनकी कोई डक्ट नहीं होती कि वो डक्ट से उस हार्मोन्स को रिलीज़ करें, तो वो हार्मोन्स को क्या करते हैं, ब्लड में ही रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो वो ब्लड जो है एक टारगेट सेल तक उस हार्मोन्स को पहुंचाता है। ओके, और क्या काम करता है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, यानी हमें इन्फेक्शन से ब्लड बचाता है। जो हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया है, पैथोजन है, ये सभी इंटर करते हैं ना हमें बीमार करने के लिए। तो ये एक तरीके से ये एंटीबॉडीज़ और WBC किसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर ही तो होती हैं। जैसे हमने पढ़ा नहीं है कि ब्लड सेल्स में WBC होती हैं। तो एक तरीके से हमारे ब्लड में आर्मी दौड़ रही होती है। जैसे आर्मी नहीं होती, वो रक्षा करती है देश की, तो वैसे ही ये हमारे अंदर शरीर में ब्लड में WBC घूमती रहती, आर्मी का काम करती है। और ये बोलती है बैक्टीरिया या पैथोजन्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि आओ देखते हैं। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया दिखा, धैड़ दे, उसका काम तमाम। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन दिखा, उसको मार देते हैं, ये किल कर देते हैं या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। WBC हमें बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी होती हैं, जीवाणुओं से जो बीमारियां होती हैं, उससे बचाते हैं कौन, WBC और एंटीबॉडीज़। ओके, प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस, ब्लड लॉस से बचाता है। जैसे कि कहीं कट लग गया, हमने अभी यहाँ बताया ना कि कट लग गया, अब अगर कोई मैकेनिज़्म नहीं होगा तो भाई ब्लड तो सारा बाहर बॉडी से निकल जाएगा। तो ब्लड में जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं ना, यहाँ हमने पढ़ा ना फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं ये अपने आप को बचाते हैं। क्या करते हैं, ये अपने आप को रिएक्शन करके हमारे ब्लड को फ्लो होने से या बाहर लॉस होने से बचाते हैं हमको। जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं ये ब्लड चोट लगने पे या कट लगने पे बाहर ना बह जाए या लॉस ना हो, एक्सेस ब्लड लॉस ना हो, उसको बचाते हैं। कैसे बचाएंगे, यहाँ एक रक्त का थक्का जमा देंगे, ब्लड का एक थक्का जमा देंगे जिससे कि ब्लड बाहर लॉस ना हो। ठीक है, तो यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्लेटेट इनिशिएट क्लॉट, जो प्लेटलेट होती हैं वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। आप पिछली क्लास में जो ब्लड क्लॉटिंग का है उसे देखो तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। ठीक है, हो गया, नोट करो आप, दिख रहा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप लोग कमेंट में डाल दो। ठीक है, कमेंट हम देखते हैं सभी के, और कुछ भी है तो आप उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, और वीडियो को जितना सा ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को या जो भी वो है उनको भेजिए आप। ठीक है, शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करते रहो कमेंट भी करते रहो। ठीक है, सब्सक्राइब भी करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। उससे क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो हम डाल रहे हैं तो आप तक तुरंत पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन हमने यहाँ डाला और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसको आप इजी, बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हो। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में डाल दीजिए, उसका सलूशन करेंगे हम कुछ भी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, बाय।